मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उद्घाटन सत्र में कृषि और खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत की कामयाबी का किया था जिक्र। सम्मेलन में डिजिटल कृषि और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों का किया जा रहा है प्रदर्शन। पटना में खाद्य एवं संबद्ध क्षेत्रों के उद्योग जगत के नेताओं और सूक्ष्म उद्यमियों की बैठक। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भारत की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में कर रहा है मदद। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों से किसान और उद्योगपति दोनों होंगे लाभान्वित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इसके माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में उद्यमिता और औद्योगिक गतिविधियों को किया जा सकता है प्रोत्साहित। किसानों के साथ उनके परिवारों को जोड़ने के लिए स्वयं सहायता समूहों के गठन पर भी जोर। और देश के कई हिस्सों में मौसम विभाग का तेज बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर। केरल के वायनाड में लगातार छठे दिन राहत और बचाव कार्य जारी। और आइए अब समाचारों पर विस्तार से डालते हैं नजर। नई दिल्ली के पूसा में आयोजित कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इसका उद्घाटन किया था और कृषि और खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत की कामयाबी का जिक्र किया था। सम्मेलन का विषय टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तन है। डिजिटल कृषि और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के प्रदर्शन के साथ साथ भारत की कृषि में हुई प्रगति को सम्मेलन में विशेष रूप से रेखांकित किया जा रहा है। इसमें जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बढ़ती उत्पादन लागत जैसी वैश्विक चुनौतियों पर मंथन हो रहा है। ये सम्मेलन युवा शोधकर्ता और अग्रणी पेशेवर व्यक्तियों के लिए अपने काम को प्रस्तुत करने और वैश्विक साथियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। इसका उद्देश्य अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी को मजबूत करना, राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर नीति निर्माण को प्रभावित करना और डिजिटल कृषि और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों में प्रगति सहित भारत की कृषि प्रगति को प्रदर्शित करना है। इस सम्मेलन में 75 देशों के लगभग 1000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ द्वारा आयोजित ये त्रिवार्षिक सम्मेलन 7 अगस्त तक चलेगा। भारत 6 दशक से भी अधिक के अंतराल के बाद इसकी मेजबानी कर रहा है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के पटना में खाद्य एवं संबद्ध क्षेत्रों के उद्योग जगत के नेताओं और सूक्ष्म उद्यमियों के साथ उद्योग गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य राज्य में खाद्य प्रसंस्करण के संभावित अवसरों तथा मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 से संबंधित विषय पर चर्चा करना था। अपने संबोधन में चिराग पासवान ने कहा कि हमेशा किसानों के उत्थान के लिए काम करते रहेंगे। चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के महत्व के बारे में बात की और बताया कि कैसे ये क्षेत्र भारत की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने में मदद कर सकता है। उन्होंने बिहार और भारत भर में अधिकतम प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करके खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र को रोजगार के क्षेत्र के रूप में देखने की इच्छा व्यक्त की। चिराग पासवान ने यह भी आग्रह किया कि बिहार सहित सभी राज्यों को आगे आकर विश्व खाद्य भारत 2024 में भाग लेना चाहिए, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो 19 से 22 सितंबर 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि विश्व खाद्य भारत का तीसरा संस्करण वैश्विक खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माताओं, उत्पादकों,
नीति निर्माताओं और संगठनों का एक अनूठा जमावट होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रसंस्करण खाद्य सुरक्षा और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों से किसान और उद्योगपति दोनों लाभान्वित होंगे। इसके माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों में उद्यमिता और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के परस्पर समन्वय से रोजगार के अवसरों व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इस दिशा में सार्थक प्रयास भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के साथ उनके परिवारों को जोड़ने के लिए स्वयं सहायता समूहों का भी गठन किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश मसालों के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, अतः प्रदेश में मसालों की पृथक मंडी विकसित की जाए। साथ ही मसालों की खेती का अन्य जिलों में भी विस्तार किया जाए। प्रदेश में बड़े पैमाने पर फल, सब्जी, मसालों आदि का उत्पादन होता है, अतः मध्य प्रदेश का संतरा, केला, पान, लहसुन आदि की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश में जारी वृक्षारोपण अभियान में फलदार पौधे लगाने को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में फल, सब्जियों, औषधीय पौधों आदि के ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, उनके डिहाइड्रेशन प्लांट व गामा रेडिएशन जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश भी दिए गए। और आइए अब बात करते हैं सेहत की। राजधानी दिल्ली में भारतीय वैस्कुलर सोसाइटी ने वॉकाथॉन का आयोजन किया, जिसका मकसद नागरिकों के व्यवहार में बदलाव लाना और वैस्कुलर मुक्त भारत सुनिश्चित करने में मदद करने के साथ ही शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाना है। रविवार को राजधानी दिल्ली में वैस्कुलर सोसाइटी ने वॉकाथॉन का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टरों सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए, जिसका मकसद आम आदमी को वैस्कुलर बीमारी के लिए जागरूक करना था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर वॉकाथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के बाद भारतीय वैस्कुलर सोसाइटी ने पूरे भारत में वॉकाथॉन का आयोजन कर रही है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के व्यवहार में बदलाव लाना और गैंग्रीन मुक्त भारत सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाना है। टांगों में जो आर्टरीज और वेन्स हैं, उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण से ब्लड सप्लाई हमारे टांगों में धीरे धीरे रुक जाती है और उसका केवल एक ही इलाज होता है कि वो टांग काटनी पड़ती है, एम्पुटेशन करना पड़ता है गैंग्रीन होने के बाद। तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स को ध्यान में रखते हुए ये वॉकाथॉन का बहुत अच्छा आज आयोजन किया गया है। इस मौके पर भारतीय वैस्कुलर सोसाइटी के आयोजक डॉक्टर तपिश ने कहा कि अगर हम रोजाना वॉक करें तो काफी हद तक इस बीमारी से बचा जा सकता है। सबसे ज़रूरी है वॉक रोज की आधे घंटे की। इससे आप कोई भी होने वाली बीमारी को बचा सकते हैं, शुगर कंट्रोल में रख सकते हैं। और अगर बाई चांस कोई लक्षण हो भी जाता है ऐसा, जो कि चलने पे दर्द हो रहा है, घाव सूख नहीं रहा है, गैंग्रीन यानी कालापन हो रहा है, पैर ठंडा हो रहा है, तो निकटतम वैस्कुलर सर्जन से तुरंत मिल लें, जिससे कि आपके पैरों को समय से ठीक किया जा सके। वहीं कार्यक्रम में शामिल भारतीय सेना के चिकित्सकों ने कहा, तंबाकू व नशीले पदार्थों के सेवन को रोकना और मधुमेह के बारे में जागरूकता बेहद जरूरी है। यह एक चुनौती के रूप में हम सभी के सामने है। जहां तक सेनाएं जाती हैं, तीनों सेनाओं में फिजिकल फिटनेस के ऊपर और वेट को कंट्रोल रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व लगाया जाता है। और हर साल एनुअल मेडिकल होता है, जिसमें कि जो सारे सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं, उनकी मेडिकल किया जाता है ताकि जो बीमारियां हैं वो हम जल्दी पकड़ सकें। फिजिकल फिटनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर एक चीज़ की बीमारी में, और उसके साथ साथ हम मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ताकि दोनों फिजिकली और मेंटली जो सेलर हो या सोल्जर हो वो आगे बढ़े और देश की रक्षा कर पाए। कार्यक्रम में शामिल लोग वॉकाथॉन से काफी खुश नजर आए। वस्कुलर डे है। वस्कुलर डे में हमारी वस्कुलर के लिए, हमारे डायबिटिक के लिए, बीपी के लिए, हमारी और भी कोई हार्ट प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम के लिए वॉक इज मस्ट। हमें कम से कम 30 मिनट रोज वॉक करनी चाहिए। मैं आज इसलिए दौड़ा जिससे कि जितने भी लोग हमें देखें उससे प्रेरित हो और वो भी दौड़ना शुरू करें और अपने सेहत का ध्यान रखें।
उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को वैस्कुलर बीमारियों के प्रति जानकारियों से अवगत कराया जा सकेगा। कहते भी हैं कि जानकारी ही बचाव है। ऐसे में लोग इन जानकारियों के माध्यम से समय रहते सचेत हो पाएंगे और वैस्कुलर बीमारियों से अपना बचाव कर सकेंगे। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। देश के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने आज तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मेघालय, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भी तेज बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल के तराई हिमालयी क्षेत्र में इस महीने की 10 तारीख तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी सोमवार तक ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। तटीय कर्नाटक में आज और केरल, माहे तथा तमिलनाडु में सोमवार तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों में आंधी चलने और बिजली गरजने के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड में आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। केदारनाथ क्षेत्र में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई है। सोनप्रयाग में भारी बारिश से मंदाकिनी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। वहीं गौरीकुंड में हालात बेहद खराब हैं। सड़कें और बिजली के खंभे भारी बारिश में बह गए हैं। केदारनाथ मार्ग में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मार्ग में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। वहीं यात्रियों ने कहा कि एनडीआरएफ टीम बहुत ज्यादा मदद कर रही है और अभी भी बचाव कार्य जारी है। पता चला कि बहुत सारा पुल टूटा हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है, रात में बादल फट गई है, ऐसा कंडीशन हो गया सर हमारे खात्मा। एनडीआरएफ सर वो बहुत हेल्प की है हमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मेरे 4 दोस्त अभी भी ऊपर हैं। अभी भी लग रहा है कि वो लोग मेरे साथ आ जाए तो बहुत अच्छा ही हो, मतलब बहुत अच्छा होगा। उन लोग के गार्जियन हमें कॉल कर रहे हैं, वो बहुत टेंशन में हैं, तो कैसे हम लोग क्या करें वो समझ में नहीं आ रहा। परिस्थिति उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, इतना हालत ख़राब है। मेरे जो 4 दोस्त ऊपर फंसे हुए हैं उनसे बात हो रही है रेगुलर, क्योंकि वो मंदिर में ही है और वो सुरक्षित है। तो हम उसको सलाह दे दिए हैं कि भाई आएगा तो हेली से आना, पैदल मत आना, सुरक्षित नहीं है। तो एनडीआरएफ एकदम अपना परिवार जैसा सबको सपोर्ट कर रहा है, अपना जान पे खेल के वो लोग निकाल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ का लोकल लोग बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहा है। और हिमाचल प्रदेश में शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में बादल फटने और जमीन धंसने की घटना के बाद सेना ने सहायता और राहत कार्य तेज कर दिए हैं। मंडी के राजवन गांव में एक शव बरामद होने के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन टीम अब भी लगभग 45 लापता लोगों की तलाश में है। अधिकारियों के मुताबिक सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, हिमाचल प्रदेश पुलिस और होम गार्ड की टीमों के 410 बचाव कर्मी ड्रोन की मदद से राहत और बचाव अभियान में जुटे हैं। स्पेशली एक युद्ध स्तर पर काम करेंगे, जिसमें जेसीबी भी हमारे पास अभी जो कल की इन्फॉर्मेशन है 5 जेसीबी यहाँ पहुँच चुके हैं। और सब टास्क फोर्स को जो अलग अलग काम दे दिया गया। आज भी कौन आदमी कहाँ कर, आज सुबह 7 बजे का टाइम था तो सभी 7 बजे जो है मतलब पहुँच चुके हैं। तो आज कुछ संभावना है कि डेड बॉडीज़ कुछ मिले हमारे को, कुछ बॉडीज़। तो जो लोगों द्वारा, लोकल लोगों द्वारा जो बताया गया कि कहाँ संभावना हो सकती है, तो वहाँ पर हम आज उसकी तलाश करेंगे। और नॉर्मल ब्रिज भी हम आज बना रहे हैं। एनडीआरएफ पहुँच चुके हैं, सीआईएसएफ आर्मी पहुँच चुके हैं, होमगार्ड, पुलिस सभी जो है पहुँच चुके हैं। तो आज लगता है कि आज होपफुली कि आज मैक्सिमम जो बॉडीज हम रिकवर कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के चेरवान कंगन इलाके में बादल फटा है। यहां बादल फटने की वजह से खेती को नुकसान पहुंचा है। चेरवान कंगन इलाके के लोगों ने बताया कि बादल फटने से धान के खेतों को नुकसान पहुंचा, कई वाहन मलबे में फंस गए और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। इसके अलावा यहां के पड़ब्बल के पास नहर ओवरफ्लो होने की वजह से सड़क पर कीचड़ जमा हो गई, जिस कारण SG रोड बंद हो गया है और इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस बीच प्रशासन ने बादल फटने के बाद इस रूट पर यात्रा करने वालों के लिए निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे श्रीनगर करगिल मार्ग के खुलने तक वहां से यात्रा करने से बचें।
और केरल के वायनाड जिले में भूस्खलन के बाद सेना आज लगातार छठे दिन राहत और बचाव कार्य में जुटी है। कल 4 शव बरामद किए गए, जिनमें से 3 शव नीलांबर में चलियाड़ नदी से निकाले गए। सशस्त्र बलों के 1260 से अधिक कर्मी बचाव और राहत कामों में जुटे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या बढ़कर 219 हो गई है। इसके अलावा 154 शव और मिले हैं। अभी तक केवल 171 शवों की पहचान की जा चुकी है और उसे संबंधियों को सौंपा गया है। चलियाड़ नदी में तलाशी का काम अंतिम चरण में है। इसके अलावा 2 जगहों पर नदी में तलाशी जारी है। इस बीच मंत्रिमंडल की उप समिति ने बचाव कार्य को देखते हुए लोगों से डार्क टूरिज्म से बचने की अपील की है। डार्क टूरिज्म आपदाग्रस्त क्षेत्रों की यात्रा को कहा जाता है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्र के बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए 137 काउंसलर तैनात किए हैं। मुंडक्कई और चुरलमाला में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। शनिवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में प्याज के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 2 अगस्त को प्याज का भाव था 2350 रुपए। 3 अगस्त को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद प्याज का भाव 2425 रुपए हो गया। गुरुग्राम मंडी में 2 अगस्त को प्याज का भाव रहा 2000 रुपए। 3 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2000 रुपए पर बना रहा। में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त दर्ज की गई। 2 अगस्त को यहां प्याज का भाव था 2675 रुपए। 3 अगस्त को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी आई और भाव 2680 रुपए हो गया। खन्ना मंडी में 2 और 3 अगस्त को प्याज 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 2 अगस्त को प्याज का भाव था 3100 रुपए। 3 अगस्त को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद प्याज 3000 रुपए पर बिकी। के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रही है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 2 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2800 रुपए। 3 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 2850 रुपए हो गया। राजकोट मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव नीचे आए। 2 अगस्त को यहां गेहूं का भाव था 2655 रुपए। 3 अगस्त को इसके भाव में 15 रुपए की नरमी आई, जिसके बाद गेहूं 2640 रुपए पर बिका। मध्य प्रदेश में बीते शुक्रवार को गेहूं का भाव रहा 2611 रुपए। शनिवार को गेहूं 321 रुपए उछलकर 2932 रुपए पर जा पहुंचा, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में 2 अगस्त को गेहूं 2525 रुपए पर बिका। 3 अगस्त को इसके सौदों में 25 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 2550 रुपए हो गया। वहीं के अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस प्रकार रहे। अलीगढ़ मंडी में गेहूं का भाव रहा 2440 रुपए। आजमगढ़ मंडी में भाव रहा 2450 रुपए। 2420 रुपए पर बिका, जबकि हाथरस मंडी में गेहूं के सौदे 2430 रुपए पर हुए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसीलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें, साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 1,129,25,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 23,71,000 मीट्रिक टन अधिक है।
और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में इस समय खेतों में किसी प्रकार का छिड़काव या सिंचाई न करें। पश्चिमी पंजाब के किसान इस समय कपास के खेतों में पानी जमा न होने दें। पश्चिमी मैदानी इलाके में यदि बारिश के बाद मुरझाने के लक्षण दिखाई दें तो प्रभावित पौधों पर 10 मिलीग्राम कोबाल्ट क्लोराइड को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में इस समय धान की बासमती किस्मों की रोपाई कर लें, जबकि रोपाई हो चुकी या सीधे बोई गई धान में मौसम को ध्यान में रखते हुए उर्वरक का प्रयोग करें। यहीं फलों के बागों के अलावा गन्ना, मक्का और सब्जियों के खेतों से पानी बाहर निकालें। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में भिंडी और लोबिया की बुवाई करें। इसके साथ ही यहां धान और मक्के के खेतों में पानी जमा न होने दें। मध्य पंजाब में ही इस समय किसान कपास और मूंग जैसी फसलों में नियमित रूप से सफेद मक्खी की निगरानी करते रहें। बचाव के लिए किसान प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। पूर्वी हरियाणा में मौसम को ध्यान में रखते हुए कपास की बुवाई करें। यहीं अनुकूल मौसम होने पर कपास और अरहर में सिंचाई और रासायनिक छिड़काव करें। इसके अलावा यहां मक्का और अरहर के खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। दिल्ली में वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार का छिड़काव न करें। इसके अलावा खड़ी फसलों और सब्जियों की नर्सरी में उचित प्रबंधन करें। दिल्ली में दलहनी फसलों और सब्जियों की नर्सरी से जल निकासी की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहां इस समय किसान मेड़ों पर बैंगन, टमाटर, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। ग्वार, मूली, बीन्स, पालक, चौलाई और भिंडी की मेड़ों पर बुवाई करें। यहीं प्याज की रोपाई या सीधी बुवाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है।
और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का बड़ा एक्शन। पटना में जांच एजेंसी की टीम ने एक मेडिकल छात्र को गिरफ्तार किया। छात्र ने 5 मई की परीक्षा से पहले नीट का पेपर सॉल्व किया था। देश भर में 9 से 15 अगस्त तक पुनः #हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और सेल्फी अपलोड करने का अनुरोध किया। भाजपा नेताओं ने रविवार को दिल्ली में झुग्गी स्वच्छता अभियान के तहत झुग्गी झोपड़ियों में सफाई की। भाजपा नेताओं ने आप सरकार के झुग्गी झोपड़ियों में काम नहीं करने पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर सरकार ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल 5 पुलिसकर्मियों और एक शिक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने आदेश जारी कर 6 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मियों की डोडा, कुपवाड़ा, बारामूला और पुंछ में पोस्टिंग थी। अयोध्या गैंगरेप मामले पर भाजपा के राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने दुख जताया। बाबूराम निषाद ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर करारा जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। रायबरेली से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस और कार में टक्कर के कारण 7 यात्रियों की मौत हो गई और 20 से 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों से केरल में भूस्खलन से प्रभावित हुए लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया, जिसमें बीमा दावों का तेजी से निपटान सुनिश्चित हो और पूरा भुगतान किया जा सके। वित्त मंत्रालय ने बताया LIC को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत नामित बीमा धारकों को तेजी से भुगतान करने को कहा गया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।